वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केंद्र सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ये जो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, ये किया गया है 30 जून 2020 से अगले 6 महीने तक, यानी कि दिसंबर तक के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। और ये जो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ये घोषित किया गया सा कानून के तहत ना, क्योंकि आप जानते हैं कि नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा नक्सल की प्रॉब्लम है। यहाँ पर नक्सलवादी गतिविधियाँ होती रहती। इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर वहाँ पर शांति बनाए रखने का अफसा कानून लगाया गया है। तो इसके ऊपर हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे कि ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और यहाँ पर अलगाववादी संगठन क्यों इस प्रकार के अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त है। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो ये नागालैंड है कहाँ है। तो नागालैंड फ्रेंड्स क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहीं पर ही स्थित है, यानी कि पूर्व में, पूर्वोत्तर रीजन के पूर्व में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है नागालैंड, जिसकी सीमाएं लगती है अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से लगती है। तो यहाँ पर आप एक अलग से एक बार मैप में भी यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये है पूर्वोत्तर के 7 राज्य। और जिसकी यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों की यदि हम बात करें तो इन सभी राज्यों के सातों राज्य की सीमा लगती है असम के साथ। असम एक ऐसा राज्य जिसकी सभी पूर्वोत्तर के राज्यों से सीमा लगती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसकी सीमा न केवल सभी राज्यों के साथ लगती है, बल्कि इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है और अपनी भूटान के साथ भी लगती है। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, बाकी लगभग सभी राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ पर अब अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में नागालैंड है, फिर नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर है और नागालैंड के पूर्व में म्यांमार है, यानी कि जिसको पुराना नाम बर्मा है, और पश्चिम में असम है। तो ये इसकी नागालैंड की लोकेशन होगी। अब बात आती है कि इस को क्यों अशांत घोषित किया गया। देखिए, गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से ये कहा कि नागालैंड में अभी भी परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं है कि यहाँ से अफसा कानून को हटाया जाए। यहाँ पर अभी भी अशांति बनी हुई है। यहाँ पर सशस्त्र बलों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अलगाववादी संगठनों की गतिविधियाँ अभी भी संचालित है। तो इस वजह से यहाँ पर सशस्त्र बल को, यानी कि विशेष अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर तैनात किया गया। और इसी के लिए ही अशांत घोषित करते हुए 30 जून 2020 से आने वाले 6 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आए दिन ही नक्सलवादी गतिविधियाँ होती रहती है। इसमें अब यदि अपने बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा हुआ कि वर्ष 2019 में भी जो असम राइफल्स के जवानों का जो शिविर है मौन ज़िले में, यानी कि नागालैंड के मौन ज़िले, वहाँ पर नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड, यानी कि जो उनका दो संगठन है, ये IM और के नेशनलिस्ट जो नागालैंड का जो संगठन है NSCN का जो खापलांग गुट, उनके द्वारा एक हमले की योजना बनाई गई थी, जिसको भी नाकाम कर दिया गया था। तो उसके अलावा यहाँ पर और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित रहती, तो इस वजह से इसको घोषित किया गया। यदि आप थोड़ी सी आप नागालैंड के बारे में जानकारी करें तो इसमें इसकी राजधानी कोहिमा है, जनसंख्या करीब 19,78,502 है और इसके कुल 12 ज़िले हैं, लेकिन इसकी भाषा यहाँ की अंग्रेज़ी है। और इस राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, जो कि काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। यहाँ की विधानसभा सीटें कुल 60 हैं और राज्यसभा में इसकी 1 सीट और लोकसभा में इसकी 1 सीट। और यदि हम इसके हाई कोर्ट की बात करें तो वो है गुवाहाटी में, यानी कि असम के अंदर है जो गुवाहाटी, उसी में ही इसका उच्च न्यायालय, यानी कि इसका खुद का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये थोड़ी सी इसकी नटशल जानकारी होगी। अब यहाँ पर इसके बाद हमने बात की कि यहाँ पर गतिविधियाँ संचालित होती रहती है और इससे भी पहले भी अनेकों बार इस राज्य को इस प्रकार का डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा चुका है, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका। क्यों? क्योंकि नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी संगठन के द्वारा इस प्रकार के अलगाववादी
आंदोलन चलाया जा रहा है। और ये जो आंदोलन चलाने वाले हालांकि कई गुट हैं, जिसमें पहले आपने देखा होगा कि नागालैंड, नेशनल नागालैंड संगठन था, काउंसिल बोलते हैं, NNC हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती चलेगी और फिर NSCN गुट सामने आया, वर्ष 1980 में बनकर आया। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि हालांकि NSCN का जो है ये क्या है कि आज के समय में ये अलग झंडे की मांग करता है, अलग से संविधान की मांग करता है। हालांकि सरकार द्वारा बार बार, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी खारिज कर दी गई है। तो अब यहाँ पर NSCN की यदि हम बात करें तो ये इसमें दो गुट हैं। पहले क्या होता है कि 1980 के अंदर एक इसाक और मोइवा एवं खापलांग के द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा मिलकर 1980 में NSCN इसाक मोइवा संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन आपको यदि याद होगा कि 1980 में एक क्या हुआ था कि एक शिलोंग समझौता हुआ था केंद्र सरकार के साथ, तो उसी के विरोध में फिर आगे जाकर 1988 में इनका इस संगठन में मतभेद आ गए और फिर इसाक मोइवा गुट से खापलांग अलग हो गए थे और उन्होंने एक अलग से अपना संगठन बनाया, जिसका नाम संगठन कहलाया जाने लगा NSCN के, यानी कि खफलांग। तो इसके नाम से फिर ये दो संगठन बने, NSCN इसाक मोइवा और NSCN खापलांग बन गया। और यदि हम इनके उद्देश्यों की बात करें तो इनके कॉमन उद्देश्य हैं, जैसे ग्रेटर नागालैंड की स्थापना करना है, या फिर जिसे हम ग्रेटर नागालैंड, इसको नागालिज्म भी बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संगठन कम्प्लीटली माओ सेतुंग की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि आप जानते हो कि माओ सिंह जो आधुनिक चाइना के निर्माता है, वहाँ की जो चाइनीज नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक माने जाते, तो उन्हीं की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि इस संगठन को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग चाइना के द्वारा भी दी जाती है, ताकि इस रीजन में इनस्टेबिलिटी कायम रहे। और यदि हम इस संगठन की यदि और थोड़ी सी बात करें तो इनके द्वारा, NSCN के द्वारा एक अलग से निर्वासित गवर्नमेंट का गठन भी किया गया है, जिसमें जो दुनिया भर के, और ये जो निर्वासित सरकार है वो दुनिया भर के कई संगठनों के साथ, मीडिया के साथ औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से बात करते हुए 4500 से भी अधिक इनके सदस्यों का एक मजबूत कैडर है, यानी कि NSCN में कुल 4500 से भी अधिक सदस्य हैं। और इसका एक वार्षिक बजट भी सरकार का, यानी कि 2 अरब से भी ज़्यादा इसका, यानी कि इसका बजट है, जिसकी जो आय का इनकी स्रोत है, यदि इस सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है वो है ड्रग्स, जो कि म्यांमार से, यानी कि इसके पूर्व में जो म्यांमार लगता है वहाँ से ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं। इसके अलावा बैंक डकैती की बात करो, फिरौती की बात करो, इस प्रकार की, यानी कि वहाँ के जितने भी पूंजीपति हैं वहाँ उनसे ये डकैती करते हैं, उनको से फिरौती लेते हैं और बैंकों में डाका डालते हैं। तो इस प्रकार ये अपनी आय को जुटाते हैं, ये इस संगठन के बाद। और इसके अलावा भी अपनी ज़्यादा है कि बार बार यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा भी इनके साथ बात की जाती रही है। जैसे वर्ष 2015 में मोदी सरकार के द्वारा पहले इनके साथ बातचीत की गई थी, फिर उसके बाद 2018 में हुई, 2019 के अंदर भी इनके साथ बात हुई, और जिसके अंदर इनको प्रमुख रूप से आज के समय में यदि हम मांग की बात करें, ये अलग से अपने संविधान की मांग करते हैं, अलग से एक झंडे की मांग करते हैं। जिस प्रकार से आपको काफ़ी ज़्यादा पिछले साल वर्ष चर्चा में रहा था कि कर्नाटक सरकार के द्वारा अपना एक अलग से झंडा घोषित किया गया, तो इसी प्रकार ये भी अपना अलग से फ्लैग की बात करते हैं, लेकिन जिसको कि बार बार केंद्र सरकार के द्वारा नकारा जाता रहा है, सरकार के द्वारा इसको मंजूरी नहीं दी गई है। तो उसके बाद यदि हम बात करें, फिर अब आता है कि बात हमने ऊपर बात की थी कि इसको अफसा कानून के तहत यहाँ पर इसको अशांत घोषित किया गया, यहाँ पर जो अफसा कानून लागू हुआ है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो अफसा कानून का पूरा नाम है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और यह एक फौजी संगठन कानून है, मार्शल कानून है, जो कि अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है। और यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को विशेष अधिकार देता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि यदि आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप किसी के घर में संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं, और आपको यदि संदेह है कि सामने से काउंटर की संभावना है या मान लो फायरिंग की
संभावना, तो आप बिना चेतावनी दिए आप फायरिंग कर सकते हैं और उन्हें जेल में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 1958 के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून लाया गया था और 1 सितंबर 1958 से असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड सहित भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। यानी कि 1 सितंबर 1958 से लागू किया गया था। और यहाँ पर आप देखिए ये जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन सभी राज्यों के अंदर इस कानून यहाँ पर एक शांति, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ यहाँ पर अब सिर्फ हम तो अब नागालैंड की बात करें, इसके अलावा आप असम और विभिन्न राज्यों के अंदर आपने नाम सुनो, उल्फा संगठन का नाम सुनोगा, अल्फा संगठन का नाम फिला होगा, अदर जो नक्सली संगठन है, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से सक्रिय रही हैं और जहाँ पर इस वजह से भी इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए ही इस प्रकार का कानून लाया गया था। और फिर इसमें यदि हमने ऊपर बात जैसे कर ही चुके हैं कि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमण की से प्रति कर्म रक्षा करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस संगठन की यह अस्पा कानून की 1958 के अंदर स्थापना की गई थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया आप लोगों को जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि बाकी के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ इस प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।